हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों को बिहार लाइब्रेरियन जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है एलईटी 2025 उसके बारे में मैं आपको आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 2 है। प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग उसी रीजन में हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है, हम लोग 2 को भी करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला है कि सभी लोगों को एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर में स्वागत है। और हम लोग उसी रीजन में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे जो बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम प्रैक्टिस सेट 2 है। उसमें एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्या होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि रंगनाथन के अनुसार कितने वर्षों में कई संग्रह अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रंगनाथन मैनी कलेक्शंस लूज इट्स रेलिवेंस इन हाउ मेनी ईयर्स। कितने साल में कोई भी संग्रह अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स इसका राइट आंसर है। तो चलिए इसके बारे में कि देखिए कोई भी कलेक्शंस जो भी लाइब्रेरी में आती हैं उसका एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद वो अपनी प्रासंगिकता को खो देते हैं। लेकिन रंगनाथन के अनुसार चलिए हम लोग जानते हैं कि कितने साल के बाद संग्रह अपनी प्रासंगिकता को खो देते हैं। तो ऐसा रंगनाथन के अनुसार कई पुस्तकालय संग्रह लगभग 20 वर्षों में अपनी प्रासंगिकता को खो देते हैं। यह अवलोकन पुस्तकालय सामग्री की नियमित छटाई, जैसे मैंने बोला था आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में डाला है कि आपको वीडिंग आउट कि आपको वीडिंग आउट करना है, किन किन सामग्री का करना है, कब करना है, इसके बारे में आप मेरे प्लेलिस्ट पे दिया गया है। आप वहाँ से जाकर के भी इसको देख सकते हैं कि वीडिंग आउट का क्या पॉलिसी है और कब कब होना चाहिए। उसका अपडेशन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है ताकि उपयोगकर्ताओं के लिए उसकी निरंतर उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया कि 20 ईयर्स अकॉर्डिंग टू रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संग्रह से वार्षिक निकासी कुल संग्रह का कम से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए। देखिए जो भी आपका कलेक्शन है उसका प्रत्येक साल 5% आपको विदाउट करना है, ये आप जान लीजिए। क्योंकि अगर आप विदाउट नहीं करते हैं तो नए कलेक्शंस को आप लाइब्रेरी में ऐड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में क्या है ना, लिमिटेशन ऑफ द स्पेस, स्पेस का एक प्रॉब्लम है कि आपके पास उसी स्पेस में अपने सर्विसेज को कंटिन्यू रखना है। तो अगर आप जब तक आप विदाउट नहीं करेंगे तब तक आप नए कलेक्शन को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हर एक प्रत्येक साल आपको 5% अपने कलेक्शन से विदाउट करना है फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो 5% क्या होगा इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। पुस्तकालय संग्रह से वार्षिक निकासी कुल संग्रह का कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए? 5% होना चाहिए। यह अभ्यास जिसे वीडियो बीडिंग के वही विदाउट या वीडिंग आउट के रूप में जाना जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि संग्रह वर्तमान, प्रासंगिक और प्रबंधनीय बना रहे। प्रासंगिक मतलब उसकी वैल्यूबल बना रहे उसका, जैसे कि विभिन्न पुस्तकालय विज्ञान मानकों द्वारा रेखांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट इनेक्टेड। ये हमेशा क्वेश्चन, ये एकदम कहिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीवीआई मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब इनेक्टेड हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1954 आपका डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट क्या आया था। चलिए डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट है क्या। देखिएगा कि 4 ऐसी जो लाइब्रेरी है, जैसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, पनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, ये 4 ऐसी लाइब्रेरी है जो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पे लागू होता है कि जो भी पब्लिशर्स इंडिया में बुक पब्लिश करते हैं उसकी एक कॉपी अपने ऑन एक्सपेंस पे इन चारों लाइब्रेरी को भेजनी पड़ती है। इससे इनका कलेक्शन भी रिच होता है। दूसरी बात है कि इंडिया में कोई भी बुक पब्लिश होगा इनके पास आपको कलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। इससे क्या, इंडिया नेशनल लाइब्रेरी जो है इनको भी बुक रिसीव होती है ये डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के थ्रू। तो इससे क्या होता है कि इंडिया इनका एक आईएनबी पब्लिश होता है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। वो एक एज ए बुक टूल्स के रूप में, बुक सिलेक्शन टूल्स के रूप में भी यूज होता है। तो इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी इंडिया में बुक पब्लिश होती है, अगर हम आईएनबी को देख लेते हैं तो आईएनबी से जितने भी बुक इंडिया में पब्लिश हुई है उसका मेरे पास डेटा आ जाता है। तो इससे छूटने की चांसेस कम हो जाती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं।
तो भारत में पुस्तक एवं समाचार पत्र वितरण अधिनियम 1954 में लागू किया गया था। इसके तहत प्रत्येक प्रकाशित पुस्तक और समाचार पत्र की कम से कम एक प्रति निर्दिष्ट सार्वजनिक पुस्तकालय को वितरित करना अनिवार्य है, जिसका प्राथमिक प्राप्तकर्ता कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय है। जिसका जो भी पब्लिशर्स बुक पब्लिश करते हैं उसकी एक कॉपी इन चारों लाइब्रेरी को, इसलिए इनको डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी बोला जाता है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के थ्रू ये बुक को रिसीव करती है। तो अगर इन मान ली ठीक है, अगर ये एक क्वेश्चन बनता है कि अगर मान ली कोई भी पब्लिशर उनको एक अपनी जो पब्लिश करती है उसकी एक कॉपी नहीं भेजे तो क्या हो सकता है, क्या इनके लिए मैंडेटरी है? तो जी हाँ, मैंडेटरी है कि अगर आप जो भी बुक पब्लिश करते हैं उसकी एक कॉपी आपको नेशनल लाइब्रेरी आपको नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और कोलकाता दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और एक पनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, तो अगर इन चारों को एक कॉपी आप नहीं भेजते हैं तो आपको पेनल्टी लग सकती है। तो इसके लिए आपको भरजाना भी भरना पड़ सकता है। इसके लिए ये मैंडेटरी रूल बना है, इसी कारण से ये 1954 में एक रूल बना है कि आपको इसको लागू अप्लाई करना ही है और इसका यूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन इज रिलेटेड टू, डॉक्टर एस आर रंगनाथन किससे संबंधित है? फर्स्ट प्रोफेशनली क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन इन इंडिया, फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द इंपीरियल लाइब्रेरी एंड ही फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया डीडीसी एंड एशिया टू रूल्स। देखिए यहाँ पर नन ऑफ द अबव, इसका जो क्या होगा कि आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन किससे संबंधित है? तो फर्स्ट प्रोफेशनली क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वो किस लाइब्रेरी में ज्वाइन किए थे? मद्रास यूनिवर्सिटी के फर्स्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। नेक्स्ट जो हमारा है द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द इंपीरियल लाइब्रेरी, तो इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे? जॉन मैकफार्लैंड वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द इंपीरियल लाइब्रेरी। फिर जो सी नंबर ऑप्शन है कि ही फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया डीडीसी एंड एशिया टू रूस, तो इसके लिए हमने फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि निहार रॉय थे जिन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था डीडीसी और एशिया टू रूल्स को इंडिया में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस आर रंगनाथन इज रिलेटेड टू किसे है कि द फर्स्ट प्रोफेशनली क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन इन इंडिया। कब किस यूनिवर्सिटी से? वो मद्रास यूनिवर्सिटी में फर्स्ट लाइब्रेरियन बने थे। चलिए यहाँ पर द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज रिवाइज्ड इन, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब रिवाइज्ड हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। 1954 इसका राइट आंसर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल्स में, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र को अंतिम बार महत्वपूर्ण रूप से संशोधित करके 1994 में जारी किया गया। तो याद रख लीजिएगा कि कब जारी किया गया था यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र को, अंतिम बार कब रिवाइज किया गया था? महत्वपूर्ण रूप से संशोधित करके 1994 में जारी किया गया था। हालांकि मूल संस्करण को 1949 में स्वीकृति मिली थी और 1972 में इसमें संशोधन हुआ था। 1994 के संस्करण को 2022 के नवीनतम संस्करण से पहले का नवीनतम प्रमुख अद्यतन माना जाता है, जो 1994 के पाठ पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईबी रॉस इज रिलेटेड टू, ईबी रॉस किससे संबंधित है? तो रंगनाथन फॉर्मुलेटेड इज फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी फ्रॉम हिज कैजुअल हिंट। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इससे नहीं थे, लिविंग विथ बुक इससे भी नहीं थे, जीरो बेस्ड बजटिंग इससे भी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंगनाथन फॉर्मुलेटेड इज फर्स्ट लॉ, जो उनका फर्स्ट लॉ था कि बुक्स आर फॉर यूज, वो ईबी रॉस से ही उन्होंने प्रेरणा। ईबी रॉस कौन थे? चलिए हम लोग जानते हैं कि ईबी रॉस का सीधा संबंध डॉक्टर एस आर रंगनाथन से कैसे है वो भी समझते हैं। क्योंकि डॉक्टर रंगनाथन ने अपना मौलिक कार्य द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन्हें समर्पित किया था। अब ईबी रॉस कौन थे? वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के मैथमेटिक्स के गुरु थे। ठीक है, तो ईबी रॉस का क्या संबंध है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के मैथमेटिक्स के वो गुरु थे और अपने आधारभूत नियमों को विकसित करते समय रॉस के मार्गदर्शन से प्रेरित हुए थे। इसलिए उन्होंने क्या किया था, अपने फर्स्ट लॉ को ईबी रॉस को समर्पित किया था, जिसका पहला नाम पुस्तक के उपयोग के लिए भी शामिल था। रॉस का मार्गदर्शन और प्रभाव रंगनाथन के प्रारंभिक कार्य और उनके 5 नियमों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण था। भले ही यह आकस्मिक संकेत न हो, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बौद्धिक संबंध था।
ईबी रॉस भारत के मद्रास स्थित क्रिश्चियन कॉलेज में रंगनाथन के गणित के प्रोफेसर थे। रंगनाथन क्या थे? ही इज ए मैथमेटिशियन, ही वाज ए मैथमेटिशियन। रंगनाथन क्या थे कि रंगनाथन गणित के का जो उनका एजुकेशन था वो गणित से उन्होंने मैथमेटिक्स किया था, गणित से उन्होंने पढ़ाई की थी। बट वो जब उनको मद्रास यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन बना दिया गया तो वो कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे, लंदन, और वहाँ पर उन्होंने डिग्री ली थी लाइब्रेरी साइंस के बारे में। तो ईबी रॉस कौन थे? तो मद्रास स्थित क्रिश्चियन कॉलेज में रंगनाथन के गणित के प्रोफेसर थे। रंगनाथन कहाँ से पढ़े थे? क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने गणित की शिक्षा ली थी, मैथमेटिक्स थे, तो मैथमेटिक्स की शिक्षा ली थी, तो वहां पर ईबी रॉस उनके गुरु थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, डेनिस ग्रोगन। डेनिस ग्रोगन कौन थे? कैटेगराइज इंफॉर्मेशन। चलिए इसका जान लेते हैं कि कैटेगराइज इंफॉर्मेशन नीड इनटू करंट अप्रोच, एवरीडे अप्रोच एंड एग्जॉस्टिव अप्रोच, divides documentary source of information into primary and secondary, divides documentary source of primary information into primary, secondary and tertiary, classified documentary source of information into conventional, neo conventional, non conventional and meta document। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा, बट ये ठीक है, डिवाइड्स डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये भी क्वेश्चन काफी रिपीटेड होता है हर एग्जाम में, इसको आप जान लीजिए। लेकिन ये भी क्वेश्चन जो है कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये किनका दिया गया है? ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन का दिया गया है। डॉक्टर ये एस आर रंगनाथन के नाथन के द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा लिए? ये डिवाइड्स डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेनिस ग्रोगन ने दस्तावेज सूचना स्रोतों को पुनर्गठन की डिग्री और सूचना की उपस्थिति के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक स्रोत अनुसंधान रिपोर्ट और पेटेंट जैसी नई मूल जानकारी प्रस्तुत करते हैं। अब प्राथमिक स्रोत में कौन कौन आते हैं? जो अनुसंधान रिसर्च रिपोर्ट होते हैं, पेटेंट होते हैं, ये सब नई फर्स्ट ओरिजिनल वर्क में आते हैं। द्वितीय स्रोत इस जानकारी को पुनर्गठित करते हैं, जैसे कि समीक्षा रिपोर्ट, रिव्यू होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो भी होता है वो आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। और पाठ्य पुस्तक जो बुक होता है वो भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। और तृतीय उपयोगकर्ताओं को प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत जैसे निर्देशिकाओं, ग्रंथ सूची की और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण विषय ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, ये इंडेक्सिंग किया गया रहता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स पर डिपेंड होता है। थर्ड, टर्शियरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स हमारा क्या हो गया कि जो ओरिजिनल वर्क होता है, चाहे वो किसी का अनुसंधान रिपोर्ट हो, पेटेंट हो, ये सब हमारा प्राइमरी लिटरेचर में आ जाता है। सेकेंडरी जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, रिव्यूज में होता है, टेक्स्ट बुक होता है, ये सब हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आता है। टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या आता है? बिब्लियोग्राफीज और बिब्लियोग्राफीज। ठीक है, ये एक तरह से इंडेक्सिंग किया गया रहता है, इससे कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है, इसी कारण से ये टर्शियरी सोर्स में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर जेसी एम हेंसन इज रिलेटेड टू, जेसी एम हेंसन किनसे रिलेटेड है? तो यस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, ये किनका था? डब्ल्यू एच डब्ल्यू विल्सन से रिलेटेड था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, इसको चलिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन ये इन्हीं से रिलेटेड था, जेसी एम हेंसन। अब हम लोग जानते हैं यूडीसी, यूडीसी किसके था? पॉल आउटलेट एंड हेनरी लाफॉन्टेन। डिक्शनरी कैटलॉग किससे था? तो आपका चार्ल्स, डिक्शनरी कैटलॉग याद नहीं आ रहा है मुझे, तो डिक्शनरी कैटलॉग उनसे रिलेटेड था, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग चलिए जान लेते हैं। जेसी एम हेंसन एक प्रभावशाली अमेरिकी लाइब्रेरियन थे जिन्होंने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के लिए कैटलॉगिंग और वर्गीकरण प्रणाली विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण प्रणाली का आधार भी शामिल है और एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग नियमों का सह-निर्माण भी शामिल है। उनके काम ने मानकीकृत कैटलॉगिंग और कैटलॉग कार्ड के वितरण की स्थापना करके पुस्तकालयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और बाद में उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में काम किया। ठीक है, ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसके बारे में जान लीजिएगा। अब नेक्स्ट है, ग्रंथाना इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन। ग्रंथाना किसका ऑफिशियल पब्लिकेशन है? हर एक
ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका एक पब्लिकेशन होता है। तो ग्रंथालय यहाँ राइट आंसर क्या होगा, RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का ऑफिशियल पब्लिकेशन है RRLF। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ग्रंथालय इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का आधिकारिक प्रकाशन है। RLF भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि RRLF किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके बारे में मैंने प्लेलिस्ट में बनाया है कि RRLF के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे RRLF के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है, आप वहां से ले सकते हैं। जो देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है और बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर RRLF के बारे में भी जानकारी होगी आपको, और इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज जो राजा राम मोहन और RRLF का पब्लिकेशन है उसके बारे में भी जानकारी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइब्रेरी एज गेटवे टू नॉलेज विच इज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। लाइब्रेरी एज गेटवे टू नॉलेज किसका ये डॉक्यूमेंट है? तो यहाँ पर देखिएगा ये है नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरीज 2027। तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए, भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में पुस्तकालय था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एक भारतीय थिंक टैंक था जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी, जिसने 2007 में पुस्तकालयों के लिए सिफारिश की थी। पुस्तकालयों पर NKC नेशनल नॉलेज कमीशन की रिपोर्ट का विशेष शीर्षक था ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में पुस्तकालय। यहाँ पर आपके बारे में मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल्स में भी बता दिया और MCQ भी करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इन विच ईयर ISBN चेंज फ्रॉम 10 to 30 डिजिट। 10 से 13 डिजिट का ISBN कब हुआ? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है कि जनवरी 2007 में आपका ISBN जो है 10 डिजिट से 13 डिजिट में चेंज हो गया। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या ISBN 1 जनवरी, देखिए यहाँ इस तरह से भी आ सकता है, क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जा सकता है। डायरेक्ट आपको ईयर भी दे सकता है, मंथ के साथ दे सकता है और डेट के साथ भी दे सकता है। तो उस कंडीशन में आपको ये याद रख लेना होगा कि 1 जनवरी 2007 को 10 डिजिट से 13 डिजिट के प्रारूप में बदल गई। यह परिवर्तन वैश्विक व्यापार वस्तु संख्या GTIN प्रणाली और EAN बारकोड प्रणाली के साथ संरेखित करने के लिए किया गया था, जिससे उपलब्ध पहचानकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हो सके और पुस्तकों के लिए वैश्विक अनुकूलता में सुधार हो। ये जब किसी बुक को ISBN नंबर दे दिया जाता है तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, उससे बुक की ऑथेंटिसिटी पहचान की जाती है कि बुक कितना ऑथेंटिक है। ISBN मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया विच हैव इनेक्टेड पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन टिल डेट। अभी तक भारत में कितने राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुके हैं? ठीक है, तो इसका देखिएगा कि बहुत जगह आपको 19 भी देखने को मिलेगा और 18 तो खैर होगा ही नहीं। इसका राइट आंसर होगा 20। अब 20 कैसे होगा कि तेलंगाना इज द लास्ट स्टेट which has implemented library legislation, public library legislation। तेलंगाना 2015 में क्या किया था कि आपने लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को पास किया था। 19 स्टेट जो था उसमें अरुणाचल प्रदेश आया था, बट 20 जो लास्ट स्टेट है वो आपका तेलंगाना है 2015। अरुणाचल प्रदेश 2009 में था, तो ही वॉज द लास्ट, मतलब 19 स्टेट्स, लेकिन बट जो आपका तेलंगाना है ये आपका लास्ट स्टेट तेलंगाना। तेलंगाना कब हुआ था? 2015 में। ठीक है, और ये 19 स्टेट कौन था? अरुणाचल प्रदेश। तो तेलंगाना याद कर लीजिएगा कि तेलंगाना वाज द लास्ट स्टेट विच हैव पास्ड पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द पब्लिकेशन वाज नॉट ऑथर्ड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, याद कर लीजिएगा कि कौन सा पब्लिकेशन नहीं है पब्लिश रंगनाथन के द्वारा। तो प्रोलेगोमेना भी है,
रेफरेंस सर्विस भी है, और तो यहाँ पर द लिविंग बुक्स ये रंगनाथन का पब्लिकेशन नहीं है, बट यहाँ तीनों जो है ये सब आपका प्रोलिगोमेना भी है, रेफरेंस सर्विस भी है, और रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिक्स। ये चलिए इसके बारे में रंगनाथन के पूरे पब्लिकेशन के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए उनका जो फर्स्ट था द, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों के सामने रखा है कि उनका फर्स्ट पब्लिकेशन से लास्ट पब्लिकेशन कब तक हुआ उसके बारे में। तो फर्स्ट 5 लॉ उन्होंने कब किया था? 1931 में किया था। द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब किया था? 1931 में। कॉलम क्लासिफिकेशन 1933 में। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 में। लाइब्रेरी, ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रोलिगोमेना 1937 में। थ्योरी ऑफ, ये सब आप याद कर लीजिएगा, जितना भी पब्लिकेशन है रंगनाथन का सब याद कर लीजिएगा, निश्चित रूप से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, सजेशंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरीज इन इंडिया 1946। इसके बाद क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1948। उसके बाद है कॉलम क्लासिफिकेशन। तो मैंने यहाँ पर सारा कोड आपके सामने रखा है, आप इसका सबको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, सबको मैंने एकदम असेंडिंग ऑर्डर में रखा है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है। कॉलम क्लासिफिकेशन 4th एडिशन, कभी कभी आपसे फर्स्ट एडिशन या लास्ट एडिशन पूछा जा सकता है, कभी कभी बीच का भी कोई एडिशन आपसे पूछा जा सकता है, तो भी वो भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद 1950 हेडिंग्स एंड कैनन्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोलिगोमेना ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2nd एडिशन। कॉलम क्लासिफिकेशन 5th एडिशन, 6th एडिशन। इसके बाद रेफरेंस सर्विस 1961, डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट 1963, लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 2nd एडिशन, प्रोलिगोमेना 3rd एडिशन, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रामानुजन द मैथमैन, ये वाला भी आपके लिए काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्यूमेंटेशन, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1973, और ए लाइब्रेरियन लुक बैक एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। एडिटर कौन थे इसके? पी.एन. कौला। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोगों ने आज काफ़ी कुछ रंगनाथन के बारे में भी, उनके पब्लिकेशन के बारे में जाना, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी जाना, तो जो आपके लिए अपकमिंग बिहार लाइब्रेरी वैकेंसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, ताकि एक वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मौका मिले। ये आज आपका वीडियो जो भी कंटेंट मैंने आज बनाया है वो सब कुछ सोच समझ के बनाया है, ताकि आपके लिए, तो हम लोगों ने आज सब कुछ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12-13 तक किया। 12-13 तक करने के बाद काफ़ी कुछ आपके यहाँ पर आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि फिर अगर जो चैनल को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कंटिन्यू मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं कमिटेड हूँ आपको बिहार लाइब्रेरी में वैकेंसी तैयारी कराने के लिए, ठीक है।